चलिए आज का मार्केट एक्शन शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। आज मार्केट काफी एनर्जेटिक लग रही है। सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स की इन्वेस्टमेंट बढ़त हाउसेस काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। पहले 2 घंटों की अस्थिरता के बाद बाजार सवाल ये है कि कब खरीदें। निफ्टी करीब 100 अंकों से बढ़ा बुल्स है। ने अपना विनिंग मोमेंटम बरकरार रखा है। 18,400 उनके लिए एक बाधा बन गया है। वो बहुत दबाव में है और आज बुल्स ने दलाल स्ट्रीट पर अपना जोर एक अभूतपूर्व उछाल के साथ निफ्टी ने 26,277 अंकों की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की। सुबह के 9:15 बजे हैं। मुंबई में सूरज उगने के साथ साथ भारत के वित्तीय इंजन का दिल भी धड़कने लगता है। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जीवंत हो उठा है, जो लेन देन और सपनों की एक मधुर धुन को जन्म देता है। इस व्यस्त महानगर में जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान छूती हैं और पलक झपकते ही किस्मतें बनती हैं, एनएसई आर्थिक कौशल का एक विशाल प्रतीक है। जहां 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इक्विटी का कारोबार किया जाता है और हर दिन 1.8 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा का लेन देन होता है। जब 1994 में इसकी शुरुआत हुई तब मेरी उम्र 26 साल थी। आईडीबीआई में नौकरी करते हुए मुझे सिर्फ 1 साल हुआ था। मैं एक इंजीनियर था और मैंने फाइनेंस में एमबीए किया था। ऐसी धारणा थी कि 24-25 साल का ये लड़का कंप्यूटर्स जानता है। डॉक्टर पाटिल उस समय एमडी थे एनएसई के और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अब तुम इक्विटीज मार्केट के इंचार्ज हो, क्योंकि तुम एक गुजराती हो और तुम इंजीनियर भी हो, तो तुम टेक्नोलॉजी देखते हो और अब तुम इक्विटीज मार्केट को भी चलाओगे। उस वक्त हम भारत में पूरी तरह से ऑटोमेटेड एक्सचेंज बनाना चाहते थे, जहां आप ऑर्डर करते हैं और ऑटोमेटिकली ऑर्डर मैच हो जाता है। दरअसल स्टॉक मार्केट्स पूरे भारत में पहुंच चुके थे, खासकर टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और उस ट्रस्ट के आधार पर जो पैदा हुआ था। अब लोग डिब्रूगढ़, जोरहाट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के सुदूर कोने में बैठकर अब भारत के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के सारे जिप कोड्स या पिन कोड्स को देखें तो 30 से भी कम पिन कोड्स में कोई इन्वेस्टर नहीं रहता होगा, लेकिन ज्यादातर एयरपोर्ट्स हैं जहां वैसे भी कोई नहीं रहता। एनएसई को असल में मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजेस की खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। एनएसई के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेशनल है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है तो असल में मुंबई के बाहर कहीं और रहने वाले लोग भी आसानी से इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट की कहानी गुजरात से जुड़ी थी और महाराष्ट्र से जुड़ी थी और अचानक ये पूरे देश में अवेलेबल है। देश के सभी हिस्सों से लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव है। एनएसई की शुरुआत स्टॉक एक्सचेंजेस की नई लहर है, जो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल था। एनएसई बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है उन्होंने जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ट्रेड करना बहुत ही आसान बना देता है और ये बेशक जीवन को आसान बनाता है। लेकिन इस विश्व स्तरीय एक्सचेंज का इतिहास क्या है, जिसका मार्केट कैप 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स है? 90 के दशक के शुरुआत में या जब एनएसई सेटअप हो रहा था, फाइनेंशियली दुनिया अभी अभी इराक और अमेरिका के बीच के युद्ध से उभरी ही थी, जो 1988-89 की बात थी। तो गल्फ वॉर और उन सब से हम उभर ही रहे थे।
कच्चे तेल की कीमत में कुछ गिरावट आई और वो $10 पर बैरल हो गया और ये सभी चीजें बहुत चिंताजनक थीं। सोशलिस्टिक इकोनॉमीज की नाकामयाबी की वजह से सोवियत ब्लॉक कोलैप्स कर गया था, जिसे इंडिया भी फॉलो करता था, जो साफ हो गया था। दूसरा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स सामने आए। भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो काफी अनस्टेबल था। 1991 से पहले 2 साल से भी कम समय में 3-4 प्रधानमंत्री आ चुके थे। IMF को पे करने के लिए और पैसा जुटाने के लिए भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा। 1991 में इंडियन फॉरेन इकोनॉमिक क्राइसिस ने इंडियन गवर्नमेंट और लोगों को एक बड़ी सच्चाई का सामना करवाया कि इंडिया को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत जोर दिया कि आपके पास एक ऑटोमेटेड एक्शन होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि 1980 तक इंडियन इकोनॉमी बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, जो कि सिर्फ 3.5% थी। 80s के बाद थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ और हम 5 से 6% की दर से बढ़ने लगे। तो इन्वेस्ट करने लायक सरप्लस के साथ जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थे वो आगे आने लगे। इस महत्वाकांक्षी व्यापार की शुरुआत मुंबई के एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, जब 1875 में सिर्फ 22 ब्रोकर्स के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत 1860 के दशक में बॉम्बे के वेस्टर्न साइड में हुई थी और आखिरकार 9 जुलाई 1875 को एक नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसे अब हम जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। ये एओपी के रूप में था। एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि हम स्टॉक मार्केट में डील करेंगे, और उसमें मेनली गुजराती और पारसी लोग थे। 1992 तक या शायद 91 तक ही इंडिया में हमारे पास लगभग 22 एक्सचेंजेस थे। देश के अलग अलग हिस्सों और शहरों में हमारे पास कई एक्सचेंजेस थे। वो एक्सचेंजेस रीजनल या लोकल थे। कंपनीज सिर्फ पास के ही एक्सचेंजेस में लिस्ट होती थी, और इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यही होता था। जूट और कोल के लिए कलकत्ता में कुछ था, और कॉटन के लिए बॉम्बे और अहमदाबाद में, और ऐसी ही दूसरी जगहों पर था। लेकिन सभी में ये फिजिकल मोड था, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं था। हमने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था। हमने 87 में शुरुआत की थी और हम सब ब्रोकर बन गए, और ये एक बिल्कुल प्रिमिटिव सिस्टम था। और असल में फिजिकल स्टॉक मार्केट के काम करने के तरीके को सीखना एक अच्छी बात थी। उस समय बुक्स भी नहीं थी, लेकिन मैंने जो पढ़ा था मुझे लगता है कि वो 50s या 60s में अमेरिका में जो था उससे मेल खाता था। ये एक फिजिकल स्टॉक मार्केट था, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम देख सकते थे कि मार्केट कैसे बनता है, स्टॉक प्राइसेस को फिजिकली कैसे तय किया जाता है। मैं एक पिट से दूसरे पिट में जाता था, और मैं जहां भी भीड़ होती थी वहां जाता था। और वहां कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती थी, जैसे बोनस या रिजल्ट या कुछ और उसकी वजह से पूरा बाजार उस पर्टिकुलर चीज में बाय और सेल करना चाहता था। तो सभी तरह की साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था खरीदने या बेचने और क्वांटिटी के लिए, और ऐसा लगता था जैसे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों, लेकिन असल में वो लड़ नहीं रहे होते थे, वो बस ट्रांजैक्शंस कर रहे होते थे, और बहुत सारी गर्मा गर्मी होती थी। आपको असल में रिंग में दोनों साइड्स के पास जाकर सौदा लिखना होता था। आपको सौदा ट्रांजैक्शंस को फिजिकली लिखना होता था, और आपको फिजिकली सेटल करना होता था पेपर की वजह से, क्योंकि सब पेपर पर था, जैसे ट्रांसफर डीड, शेयर सर्टिफिकेट।
उस समय बहुत से इश्यूज थे। सबसे पहले तो फिजिकल सेल्स थी, क्योंकि सेल जो होती थी कागज पर होती थी, तो हमेशा ये चांसेस होते थे जल जाता है शेयर, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, फट जाता है। फिजिकल शेयर्स के साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि जब आप बेचना चाहते हैं और मैं खरीदना चाहता हूं, तो आपको उसे ट्रांसफर डीड के साथ डिलीवर करना होता था। तो शेयर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर डीड में सेलर की और बायर की डिटेल्स होती जिसे शेयर ट्रांसफर किया जाना है। तो उसमें सेलर को वही साइन करने होते थे जो कंपनी के साथ रजिस्टर किए गए थे। अब सेलर 80 साल का या 50 साल का आदमी हो सकता है और वो अपना सिग्नेचर भूल सकता है या वो बदल गए हों। तो अब जब आप ट्रांसफर को प्रेजेंट करते तो वो वापस आ जाता था ये कहते हुए कि सिग्नेचर टैली नहीं हो रहा है, तो बैड डिलीवरी। आप कोई शेयर खरीदते हैं और वो अक्सर उस आदमी के नाम पर नहीं होता है जिससे आप खरीद रहे हैं, क्योंकि किसी के भी नाम पर हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं डील कर सकते हैं, वो मेरा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे नेम चेंज के लिए कंपनी को भेजते थे तो वो कह सकते थे पिछले ओनर के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, तो सिग्नेचर मिसमैच है और इसलिए बैड डिलीवरी बहुत आम बात थी। डिजिटाइजेशन से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट की सेटलमेंट्स मैन्युअली होती थीं, जिसमें कागजी कार्रवाई की वजह से 50 दिन तक का समय लग जाता था और फिजिकल शेयर ट्रांसफर्स में देरी और परेशानियां होती थीं। दरअसल फिजिकल पेपर्स की वजह से कई चीजों में बहुत इश्यूज आते थे। मतलब जैसे सेल हो गई तो उसे उस आदमी तक पहुंचाने में या सेटलमेंट में काफी टाइम लगता था। स्टॉक मार्केट्स पुराने लोगों के चंगुल में थे, जहां ब्रोकर्स स्थानीय भाषाओं में जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिससे मार्केट एक्सेस पर कड़ा नियंत्रण रहता था और बाहरी लोगों को दूर रखा जाता था। उनमें से कई म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस थीं, जैसा कि BSE, जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट स्टॉक ब्रोकर्स के हाथ में थी। एक्सचेंज के डिसीजन मेकर्स ब्रोकर्स लॉबी थी। एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके पास प्रिविलेज इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। वो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इसका पूरा इस्तेमाल करते थे और हर कोई इसके बारे में जानता था, क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं था। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक छोटा सा डिवीजन था जिसके पास रेगुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम्स थी, जब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई भी ट्रेड सेटल होगा भी या नहीं। और असल में कैरी फॉरवर्ड के रिपीटेड साइकिल्स हो रहे थे, जहां इस मार्केट में प्राइस तय करने में एक छोटे से सेकंड का अंतर भी प्राइसेस को बदल सकता है। ब्रोकर्स बहुत पावरफुल थे, उनमें से ज्यादातर तो लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, इसलिए बाहरी एडमिनिस्ट्रेटर जैसे किसी IAS ऑफिसर के लिए उन्हें समझना और रूल्स बनाना मुश्किल था। ऑनगोइंग स्कैम्स और ट्रांसफर फॉर्म, डुप्लीकेट सेल्स और इन्वेस्टर्स को शेयर ट्रांसफर न होना, इन सबसे इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था। सब ब्रोकर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। वो इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के लिए सारा बिजनेस कर रहे थे। अगर वो कोई गलती करते थे तो लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। और फिर आया कुख्यात हर्षद मेहता घोटाला, जिसने रातों रात निवेशकों के $475 मिलियन साफ कर दिए। मैं असल में उस कमेटी का मेंबर था जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी। उन्होंने जो तरीका अपनाया उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम कहते हैं, जिसके तहत बैंक्स ने उन्हें गारंटीड रिटर्न के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का अधिकार दिया। तो वो पैसे लेते थे और फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपने खाते में ट्रेड करने के लिए करते थे और फिर गारंटीड रिटर्न देते थे, ताकि अगर वो फॉर एग्जांपल 18% कमाते हैं और उन्हें 15% का गारंटीड रिटर्न देना पड़ता था, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए था जिससे उन्हें वो एक्स्ट्रा 3% मिल सके। तो फिर उन्होंने आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ, ब्रोकर्स को भी भारी नुकसान हुआ। जो लोग अपने ब्रोकर्स के लिए पैसे जुटा रहे थे उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। सुधारों के लिए फेरवानी कमेटी की स्थापना की गई। फेरवानी कमेटी की सिफारिश में दूसरी बातों के अलावा एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की गई, जो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर चले जिसकी पहुंच पूरे देश में भी हो।
इस कमेटी को क्यों बनाया गया? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसके ब्रोकर्स के वर्चस्व के कारण हुआ था, जिन्होंने सुधार या अनुशासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। गवर्नमेंट जो काम कर रही थी वो 90s में बहुत बड़ा बदलाव था और ये पूरे 90 के दशक में चलता रहा ताकि ऐसी इकोनॉमी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हम मार्केट के लिए समान सुरक्षा चाहते थे। फिरवानी कमेटी ने रेकमेंड किया कि आपको एक मॉडल एक्सचेंज की जरूरत है जो ये सुनिश्चित करे कि दूसरे एक्सचेंज भी उससे सीख लें और इस तरह की चीजें। लेकिन मोटे तौर पर ये नतीजा था उस हर्षद मेहता स्कैंडल का। और नई सरकार, जहां श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत जोर दिया कि आपके पास एक ऑटोमेटेड एक्शन होना चाहिए। ये सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन था जिसके कारण एक नए आदर्श के साथ एक नए स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ, जिसमें एक नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर था। एक्सचेंज को चलाने में ब्रोकर्स का कोई रोल नहीं था। एक पूरी तरह से टेक ड्रिवन सिस्टम चाहिए था ताकि मैनुअल प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाए और सिस्टम पूरी तरह से विश्वास पर चले। इसलिए एनएससी उस समय भारत सरकार द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा पॉलिसी एक्सपेरिमेंट था। स्टॉक एक्सचेंज के ओनर्स वही लोग थे जो ट्रेड करते थे, तो आप ट्रेडिंग मेंबर्स और ओनर्स को कैसे अलग करेंगे? ये सभी प्रॉब्लम्स थी और इसके लिए ही फिरवानी कमेटी बनाई गई थी। मिस्टर फिरवानी लगभग 10 साल से यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रमुख थे, तो फिरवानी कमेटी को आप असल में फादर ऑफ एनएससी कह सकते हैं। फिरवानी कमेटी की सिफारिशों के बाद आईडीबीआई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा गया, जो उनकी सफलताओं के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। आईडीबीआई को एनएससी सेटअप करने के लिए कहा गया था क्योंकि आईडीबीआई उस वक्त सबसे बड़ी संस्था थी। इसे 1976 में आईडीबीआई एक्ट के तहत स्थापित किया गया था और ये आरबीआई का एक डिवीजन था। फिर इसने दूसरे इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया, जैसे कि सेबी को आईडीबीआई की टीम ने स्थापित किया था और इसी तरह से एक्सिम बैंक या सिडबी और दूसरे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए आईडीबीआई एक पेरेंट की तरह है। मिस्टर नाडकर्णी जो आईडीबीआई के चेयरमैन थे, उन्होंने डॉक्टर आर.एच. पाटिल से आगे बढ़कर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करने को कहा। तो हमें एक बात ये समझ में आ रही थी कि इसे इलेक्ट्रॉनिकली किया जाना चाहिए। अब मुझे इसका श्रेय उस आदमी को देना चाहिए जिसने इसकी कल्पना की थी। वो थे डॉक्टर आर.एच. पाटिल जो आईडीबीआई के एक एम्प्लॉय थे। डॉक्टर पाटिल एक विजनरी थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के बाहर से कई यंग टेक प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया और उन्होंने इंडिया के आईटी टैलेंट्स की रिचनेस का फायदा उठाया। अगर मुझे नाम ठीक से याद है तो राघवन पुत्रन, रवि नारायण और आशीष चौहान, ये वो प्रतिभाशाली लोग थे जो एनएससी को सेटअप करने के लिए आईडीबीआई से आए थे। मुझे अभी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपनी पहली बातचीत याद है और डॉक्टर पाटिल के पास एक छोटा सा रूम था। मैं उनके विजन को देखकर हैरान था और मैं इस बात से भी हैरान था कि उनके मन में इस बात को लेकर जरा भी डाउट नहीं था कि ये काम नहीं करेगा। आपको समझना होगा कि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो दुनिया भर में कभी नहीं किया गया था। हम आगे बढ़ते हुए सीख रहे थे। डॉक्टर पाटिल को काफी चिंता थी। वो कॉन्सेप्ट्स दे रहे थे। हम जो हासिल करना चाहते थे उसके बारे में उनका विजन बहुत साफ था। हम एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज चाहते थे और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे किसी ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से काफी अलग था। एनएसई ने ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के युग की शुरुआत की। अब कोई हाथ के इशारे और चिल्लाने की कर्कश आवाजें नहीं सुनता। देखता है तो सिर्फ शेयर बाजार के पारदर्शी लेन देन। ये पहली बार था जब हमने इन्वेस्टर्स को उनकी कीमत खुद तय करने के काबिल बनाया। तो हमें एहसास हुआ कि एक ब्रोकर के रूप में हम मार्केट आवर्स के दौरान ट्रेड को बदल न पाने की वजह से बहुत सारे मौके खो रहे थे।
अब क्लाइंट खुद ही अपना ऑर्डर बदल सकते हैं, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं, और ये असल में इस इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशनरी फेज था। एनएससी के बारे में जिस बात ने मुझे इम्प्रेस किया वो थी इसकी ट्रांसपेरेंसी। ये जो ट्रांसपेरेंसी कल्चर लेकर आया उससे इंडियन कैपिटल मार्केट में पहली बार पेश किए जा रहे नए कॉन्सेप्ट्स को समझाने की एक्सेसिबिलिटी और विलिंगनेस नजर आई। तो ये एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसे एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ता है। कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और कागजी शेयर जारी किए जाते थे और यही प्रॉब्लम थी। लेकिन अब उन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर फाइल करना पड़ता है। तो अगर कोई सवाल है तो लोग वो सवाल पूछ सकते हैं, लोग एक्सचेंज को और साथ ही रेगुलेटर को भी बता सकते हैं। तो इससे और ज्यादा क्लैरिटी आई। एनएससी एक फ्रंट लाइन रेगुलेटर है और साथ ही ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी करता है, जैसे कि बाइंग, सेलिंग और दूसरी चीजें। लेकिन हमारा मुख्य काम है रेगुलेशन करना हमारे ब्रोकर्स और कंपनीज का। पहली बार नेशनल लेवल पर ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया जा सका। आप देश के किसी भी हिस्से से वीसेट के जरिए इस सिस्टम में लॉगिन कर सकते थे। बहुत अच्छी प्राइस डिस्कवरी मिलने लगी थी क्योंकि प्राइस डिक्लेरेशन में ट्रांसपेरेंसी थी। सैटेलाइट लिंक्स जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसने इंडिया के दूर दराज के शहरों और नगरों में स्थित ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को एक सिंगल नेशनल स्टॉक मार्केट में तब्दील कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कनेक्टिविटी। तो हमें वीसैट्स की परमिशंस एकदम आखिर में जाकर मिली, वो भी लगभग सब खत्म होने के बाद। तो ये बहुत सारी चीजें जिन्हें एक साथ लाया जा रहा था। आप इन्वेस्टर्स से आखिर ऑर्डर्स किस तरह से लेंगे? तो ब्रोकर्स को उन इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करना था जो ये सब करने वाले थे। तो लॉन्च से पहले आखिरी हफ्ते में इनमें से बहुत सारी चीजों को रीइंफोर्स किया गया और मॉक टेस्टिंग की गई। क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे थे, हम मुड़कर नहीं देख सकते थे, इसलिए लॉन्च के मामले में ये बहुत एक्साइटिंग था। एनएससी इस पारंपरिक रास्ते पर नहीं चल रहा था कि यूएस सिस्टम अच्छा होगा या यूके सिस्टम अच्छा होगा। उन्होंने उस वक्त दुनिया में मौजूद ज्यादातर सिस्टम्स को स्टडी किया और उन्होंने वो चुना जो इंडियन कंडीशंस के लिए बेस्ट सूटेबल था। ग्लोबल सर्च के बाद कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने सोचा कि हमें जो चाहिए था वो स्पेशलाइज्ड मशीन स्टेटस, जिसे TCAM कहा जाता है। TCAM सॉफ्टवेयर कंपनी एक न्यूयॉर्क की कंपनी थी। उन्होंने उसे एक्सचेंजेस में इंस्टॉल किया था, मशीन पर काम करने के लिए जिसे हम खरीदना चाहते थे, और ये जानने के लिए कि लोकल कंडीशंस के हिसाब से उसे कस्टमाइज करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जा सकता है या नहीं। तो ये सब चीजें चल रही थी। सारी रिसर्च और प्लानिंग के बाद NSE ने 1994 में नीट या नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग को पेश किया। नीट ऑर्डर, एग्जीक्यूशन, मैच और सेटलमेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता है। ये मार्केट में हिस्सा लेने वालों के लिए कुशल लेन देन, पारदर्शिता और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस सुनिश्चित करता है। सॉफ्टवेयर का नाम है NEAT यानी NSE का इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसका नीट टर्मिनल सर्वर एंड और नीट सिस्टम से अलग है, जहां हम ट्रेडिंग को मैच करते हैं। हमने बेसिकली एक लाइन बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया था, जहां आपको F1 पर बाय, F2 पर सेल, F5 पर मार्केट बाय प्राइस मिलेगा और ये आपको टॉप 5 बाइज, टॉप 5 सेल्स दिखाने के लिए एक स्मॉल विंडो खोल देगा। ये बहुत ही सिंपल था, इजी टू यूज था। स्क्रीन के अलग अलग कोनों में बहुत सारी विंडोज नहीं खोलेगा और मोटे तौर पर लोगों को इसकी आदत हो गई, और जब एक बार आदत पड़ जाए तो लोगों को यही बेस्ट लगता है। तो यूजर्स के लिए काफी फीचर्स थे, उसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। NSE ने एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाया था, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं।
ओरिजिनल यूआई जो उन्होंने 94 में बनाया था वो बहुत ही अच्छा था। यूजर इंटरफेस, उस समय हम कभी भी यूजर इंटरफेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब हम यूआई एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन असल में एनएससी का यूआई एक्सपीरियंस शानदार था। लोगों की लगातार दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही थी, तो टर्नओवर भी बढ़ रही थी। और दरअसल ऑटोमेशन के कई फायदे थे, जिसमें कि सबसे बड़ा था ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी से भरोसा बढ़ता है। टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी लेकर आई, बल्कि उसने बैकएंड की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और सेबी, एनएससी और दूसरी एमआई को हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स की तरफ पुश करती रहती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाया जाए। लेकिन उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री और डॉक्टर आर.एच. पाटिल मिलकर एक और काम कर रहे थे, वो था शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना। ये एक बहुत बड़ा योगदान था। डिपॉजिटरीज ऑर्डिनेंस नाम की एक चीज थी, तो इस डिपॉजिटरीज ऑर्डिनेंस ने असल में ये इंश्योर किया कि शेयर्स को सेंट्रली स्टोर किया जाए। लेकिन अभी भी फिजिकल सेल से अटैचमेंट थी। ये मेरी अलमारी में होना चाहिए, ये मेरे बैंक लॉकर में होना चाहिए, और ये मेरी तिजोरी में होना चाहिए, राइट? लेकिन शेयर लेने के बाद मेरा क्या होगा, और मैं खुद को कैसे साबित करूंगा कि मैं ही उनका मालिक हूँ? बहुत सारी चिंताएं थी। डीमैट और डिपॉजिटरी के बारे में अवेयरनेस पैदा की गई कि ये कैसे आपको सेफगार्ड करता है, और आज आप सिस्टम में एक भी शेयर फिजिकल फॉर्म में ट्रेड नहीं कर सकते। हमने सोचा था कि सभी शेयर्स को डीमैटेरियलाइज करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। हमने इसे 2 या 3 साल में पूरा कर लिया था, जो इस मार्केट के शेयर होल्डर्स को देखते हुए एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि हमने दुनिया को ये दिखाया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दरअसल स्टॉक मार्केट की असली ग्रोथ तब शुरू हुई जब पेपर सिस्टम से बाहर हो गए। सेटलमेंट की स्पीड से लेकर सेटलमेंट की एक्यूरेसी के अलावा इसने इन्वेस्टर्स की कॉस्ट भी कम कर दी। तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मामले में जबरदस्त क्रांति थी। इस डीमटेरियलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से जो हुआ वो ये था कि हमने उन सभी के लिए दरवाजे खोल दिए थे जो भी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता था या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था जो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड थी। डीमैट आज हमारे यूपीआई की तरह ही सिंपल हो गया है। 1 सेकंड में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हमारी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है। डीमैट में हम कह सकते हैं कि भारत में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस है। अब सब कुछ डीमैट है। सोना डीमैट है, चांदी डीमैट है, कमोडिटीज भी डीमैट है। डीमटेरियलाइजेशन ने ट्रेडिंग की काया पलट कर दी है, जिससे ये और ज्यादा आसान और कुशल बन गया है। ट्रेडिंग प्रथाओं में इस बदलाव ने बाजार को आकार देना जारी रखा है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे खास स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन्वेस्टर्स को बाजार पर नजर रखने और एक सूचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एनएससी ने 3 नवंबर 1994 को इक्विटी शुरू की, और फिर मांग होने लगी कि एनएससी का खुद का इंडेक्स होना चाहिए, जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स है। सेंसेक्स काफी पॉपुलर था, तो मुझे लगता है 24 नवंबर के आसपास हमने एनएससी 100 नाम का एक 100 शेयर्स का इंडेक्स बना दिया, और 15 से 20 दिनों में ही हमने एक इंडेक्स बनाकर शुरुआत कर ली। हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस की। फिर मैंने कहा कि हमें या तो 50 चाहिए या 100, तो हमने एनएससी 50 बनाया, और फिर टाइप करते वक्त प्रोग्रामर्स ने आसानी के लिए लिखना शुरू किया NFTY, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया निफ्टी। ये 50 शेयर्स का इंडेक्स है NSE 50। निफ्टी नाम काफी कैची है, लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसे बदलना आसान नहीं है। हम इसे कहते हैं NSE 50 और लोग इसे कहते हैं निफ्टी। जब आप कोई इंडेक्स लेते हैं तो बेसिकली कुछ कंपनीज का अरिथमेटिक एवरेज होता है, जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं, और ये उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन का वेटेज है। निफ्टी की ट्रेडिंग साल 2000 में शुरू हुई थी, और उससे ठीक पहले सिंगापुर ने निफ्टी में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो फॉरेनर्स निफ्टी का इस्तेमाल इंडिया के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कर रहे थे, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। एनएससी निफ्टी 50 असल में एक ग्लोबल बेंचमार्क इंडेक्स बन गया था, और इंडाइसेस का मतलब है
टॉप स्टॉक्स को इसमें शामिल करना, ये किसी देश की विकास गति को दर्शाता है। म्यूचुअल फंड्स या दूसरी चीजें मौजूद थीं क्योंकि आपके पास 6 से 7 हजार स्टॉक्स हैं। आप सही स्टॉक्स कैसे चुनेंगे? यहीं पर म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल्स आपको मदद करेंगे सही स्टॉक्स चुनने में। लेकिन फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे कि उस म्यूचुअल फंड ने सही रिटर्न दिया है या नहीं? तो आप उसे इंडाइसिस से कंपेयर करते हैं। लेकिन निफ्टी 50 बेंचमार्क है जिसके साथ आप अपने रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। एनएसई की तकनीकी क्रांति ने मोनोपोलीज को तोड़ा, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और सेटलमेंट में लगने वाले समय को कम किया। ब्रोकर्स ने हमें बहुत से इनपुट्स दिए, हमें उनका आभारी होना चाहिए। उन्होंने जो इनपुट्स दिए उनमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी शामिल थी। हम एक रिपोर्ट डाउनलोड करते थे और वो बताते थे कि उनके लिए क्या ज्यादा यूजफुल होगा और उनके बैक ऑफिसेज के साथ जुड़ सकता है। तो ये फीडबैक के जरिए एक लर्निंग थी। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे अंदर बसी हुई थी। सेबी चीफ ने हमारे इवेंट में बताया कि जब वो दूसरे ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ बैठी थी और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया ने किस तरह से अपने सेटलमेंट साइकिल को इतना कम कर दिया है, तो वो सभी इस बात से हैरान थे कि ये कैसे हुआ और ये कितनी तेजी से हुआ। 1994 से भारत का मार्केट कैप लगभग 120 गुना बढ़ चुका है, जो 4.7 बिलियन से 2024 में 5.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी और 90s के बाद से हम 5.5-6% की रेट से बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी ने सच में उड़ान भरी है, बहुत लिबरलाइजेशन हुई है। यहाँ तक कि लाइसेंसिंग एक्ट को खत्म कर दिया गया था। टैरिफ्स को 150 या 100% से 20-30% तक कम कर दिया गया है, इसलिए बहुत सारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसलिए बहुत सारी शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है। आप उस रिवॉल्यूशन को इमेजिन कीजिए जो चल रहा है। आज हम 15 करोड़ 80 लाख डीमैट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 करोड़ लोग होंगे जो मार्केट में हैं और हर साल लगभग 30-40% पर ईयर की दर से ग्रो कर रहे हैं। असली असर इकोनॉमी पर पड़ा है। अब जब हम 2003 में ट्रेडिंग कर रहे थे, हम जीडीपी के आधे पर ट्रेड कर रहे थे। तो अगर जीडीपी 200 बिलियन थी तो शायद हमारी मार्केट कैप 100 बिलियन थी या शायद उससे भी कम। आज हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन है, लेकिन हमारी मार्केट कैप 5 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो ये 125-135% है। तो अब जो हो रहा है वो बहुत सारा इक्विटी मनी है, जो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, 30,000 रुपए या 3,000 रुपए लगाने वाले सभी लोगों का रिस्क मनी है। वो सारा पैसा यहाँ आ रहा है और ये पैसा एंटरप्रेन्योर्स के पास जा रहा है। कई चीजें हो रही हैं, कई कंपनीज आ रही हैं क्योंकि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, और साथ ही ज्यादा खपत हो रही है क्योंकि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, और क्योंकि ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं इसलिए ज्यादा बचत है जो इन्वेस्टमेंट में आना चाहती है। तो हुआ ये कि डिमांड फैक्टर के साथ साथ सप्लाई फैक्टर भी है। शेयर्स की सप्लाई और कंज्यूमर से इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड भी है, वो भी नेशनल लेवल पर। अब ज्यादा कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और कैपिटल ग्रोथ के लिए ज्यादा मौके हैं। ये इंडस्ट्री के लिए हर तरह से बहुत अच्छा है, क्योंकि बेशक कंपनीज को ग्रो करने और बनाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, राइट। और अब वेंचर कैपिटलिस्ट्स और पब्लिक मार्केट से परे ज्यादा मौकों के साथ मुझे लगता है ये सिर्फ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की मात्रा जो बढ़ी है और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आकार देने के मामले में मददगार रही है। एनएसई को आगे बढ़ते हुए इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसने ऑपरेशंस के अपने पहले साल या पहले 10 सालों में क्या किया था। उसने जो किया वो कैसे किया, उसने अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने सिस्टम को कैसे अपनाया। अगर आप अलग दिखना चाहते हैं तो इस बात की परवाह किए बिना कि आपको किसी कंपटीशन का सामना करना है या नहीं, लेकिन अगर आप अलग दिखना जारी रखना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बने रहना होगा, इन्वेस्टर्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ और मीडिया के साथ। मैं 94 से 2024 तक एनएसई को देखता आया हूं और मैं चाहता हूं कि एनएसई और ज्यादा ग्रो करता रहे, इन्वेस्टर एजुकेशन में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में और कैपिटल मार्केट में, सब चीजों में। सब कुछ हेल्दी और वेल्दी होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं जिसे
बेस्ट में से एक माना जाता है और जिसे आज दुनिया में सबसे बड़े या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे किसी भी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इसने पहले ही 250 से ज्यादा शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है और इसने पहले ही काफी ज्यादा मार्केट कैप बना ली है जिस पर ये ऑपरेट कर रहा है। मुझे लगता है कि एनएससी से और क्या उम्मीद की जा सकती है, ये सिर्फ ग्रो ही कर सकता है। इसे 30 साल पहले बनाया गया था। हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था। इसे करने का एकमात्र तरीका था कि हम दौड़कर जाएं और कुछ लिटरेचर पढ़ें, शायद फिजिकली जाकर कुछ डेवलप्ड मार्केट को देखें कि वहाँ क्या हो रहा है और इस तरह की चीजों को देखें। लेकिन ऐसा करने का कोई और तरीका नहीं था और आपने उस समय एक सिस्टम बनाया जो आज भी टॉप लीडिंग सिस्टम है। यही अचीवमेंट है और मेरी तरफ से उन 30 सालों के लिए एनएससी को कांग्रेचुलेशंस। उस समय हमने ये कभी नहीं सोचा था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इतनी इनोवेशन, इतनी रेप्यूटेशन, इतनी कंसिस्टेंट डिलीवरी का घर बन जाएगा। और ये एक पाथ ब्रेकिंग इंस्टीट्यूशन है और ये न सिर्फ 30 साल पहले कटिंग एज था बल्कि इसने उस इनोवेशन को जारी रखा है और ये आज हमारे देश का गौरव है। टेक्नोलॉजिकली पिछले 30 सालों में इंडिया एक पायनियर रहा है और साथ ही एक थॉट लीडर भी। तो एनएससी मेन एक्सचेंज है इंडिया में और इसलिए दुनिया में होने वाले सभी बदलाव, चाहे वो T+1 हो या मोबाइल या इंटरनेट या कोई भी चीज हो जो जुड़ी हो रेगुलेटरी से, काफी हद तक इंडिया इस चीज में सबसे आगे है। मैं इंडियन सिस्टम को फुल मार्क्स दूंगा क्योंकि कभी कभार आने वाली प्रॉब्लम्स के बावजूद इस सिस्टम ने तेजी से और बहुत अच्छे ढंग से काम किया। अगर आप इसे फ्रंट लाइन रेगुलेटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इंडिया को कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है, हाउस होल्ड सेविंग्स को प्रोडक्टिव चैनल यानी कॉर्पोरेट्स तक जाने की अनुमति देता है और इसका मेन पर्पस है बेस्ट रेगुलेशंस करना। एनएससी, रेगुलेटर, मीडिया समेत सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि गार्ड रेल्स अपनी जगह पर हैं, ताकि पर्याप्त इंफॉर्मेशन हो, भरोसेमंद इस्तेमाल करने लायक इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो ताकि कोई दुर्घटना ना हो। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास एजुकेटेड और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर क्लास हो और मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ते हुए सभी स्टेक होल्डर्स की यही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी अलाउड है और साथ ही अवेलेबल है, इस बारे में सोचने के मामले में कि कैसे बेहतर तेज जानकारी हासिल की जाए, कैसे इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर एग्जीक्यूशन किया जाए, कैसे उन्हें बेहतर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दिए जाएं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो, ये एनएससी का मुख्य आधार बना रहेगा। और जो भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना जरूरी है और अवेलेबल है, एनएससी को उसे इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आज आप पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें आगे रहना है, मार्केट से कई कदम आगे रहना है और हमें लैब से निकलने वाली नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना जारी रखना होगा, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कुछ भी हो, हमें इनमें सबसे आगे रहना होगा। एनएससी की एक तकनीकी क्षमता है जिसने इसे इंडिया में लगातार नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के काबिल बनाया। इसमें शामिल हैं अलग अलग मार्केट इंडेक्स, फ्यूचर ऑप्शंस और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। स्टॉक मार्केट ही वो रास्ता होगा जिससे इंडिया ग्रो करेगा, क्योंकि लोगों की कमाई बढ़ने के साथ बचत करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। असल में पिछले कुछ सालों में ही हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में इतना उछाल देखा है। पिछले 4 सालों में म्यूचुअल फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 40 लाख करोड़ से बढ़कर ये 60 लाख करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। ये सिर्फ 2-3 सालों में हुआ है। ये दिखाता है कि कितने लोग म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तो सिर्फ एक रास्ता है। अगर आप EPF के इक्विटी पोर्शन, इंश्योरेंस कंपनी के इक्विटी पोर्शन को देखें
बहुत सारा पैसा है जो स्टॉक मार्केट का पीछा कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स इन स्टार्टअप्स में जा रही है। जो संगम है इन्वेस्टर्स का और एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वो स्टॉक मार्केट के जरिए हो रहा है। हमने लिस्टिंग्स का एक दौर देखा है। बेशक उनमें से कई वेल्थ क्रिएटर्स बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को इवॉल्व होते देखा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब उनकी लिस्टिंग के साथ इसने रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ने का अवसर दिया है, उस कहानी का हिस्सा बनने का मौका दिया है। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ब्रांड में इन्वेस्ट करने की अब सही अपॉर्चुनिटीज और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, जो न सिर्फ खुद के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बल्कि देश के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बनने से इंडियन कंपनीज को इंडियन कैपिटल मार्केट में आईपीओस के जरिए और फिर QIPs और बाद में इंडिया में आए दूसरे प्रोडक्ट्स के जरिए कैपिटल जुटाने के नए रास्ते मिले। अगर आपको लगता है कि पिछले 20 सालों में इंडियन ग्रोथ करीब 6.5% की रही है, तो ये ग्रोथ की एवरेज एनुअल रेट है। ज्यादातर लोग शर्त लगाएंगे कि अगले कुछ सालों में ये शायद 7% की रेट से बढ़ेगी। दरअसल पिछले 3 सालों में ही एवरेज 8% रहा है, तो उम्मीद कम से कम 7% की है, जिसका मतलब है कि ज्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे, ज्यादा सेवर्स आएंगे। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का भविष्य पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस की ग्रोथ पर निर्भर करता है। NSE के नियर फ्यूचर के बारे में कोई डाउट नहीं है, ये लगातार फलता फूलता रहेगा, लेकिन इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स और पॉलिसी डेवलपमेंट्स की बहुत जरूरत होगी। ये सभी चीजें ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में जो हो रहा है उसके अनुरूप हो सकती हैं। फेयरनेस, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीजें बेसिकली NSE के अस्तित्व का केंद्र रही हैं। ये वो जगह है जहां इंडिया खुद पर भरोसा करता है, ये वो जगह है जहां इंडिया वेल्थ कमाता है, ये वो जगह है जहां इंडिया कैपिटल बनाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जगह जो है हमारा NSE, इसे ये इंश्योर करना होगा कि इन्वेस्टर्स का भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, टीम वर्क, ओनरशिप और कस्टमर फ्रेंडलीनेस, रेगुलेटरी अडियरेंस, ये चीजें बहुत फायदेमंद रही हैं। आखिर में ये एक फैसिलिटी है, अपने पार्टनर्स को अपने साथ लेकर चलिए। ये एक ह्यूज सक्सेस है, इसमें मुझे ज्यादा बाधाएं नहीं दिख रही, ये और बढ़ेगा। अगर आप शर्त लगा रहे हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है और ये कई सालों तक फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बनी रहेगी, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस उसका मीडियम रहेंगे और NSE उसका लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज होगा। ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस गोल को प्राप्त करने और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए NSE जैसे इंस्टीट्यूशंस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। आपकी भूमिका के बिना विकसित भारत संभव नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उसकी 30वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई। मैं NSE को सफलता, नेतृत्व और उत्कृष्टता के अनेक दशकों की शुभकामनाएं देता हूं। मैं NSE को 30 कमाल के साल पूरे करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने लोगों के इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है और मुझे लगता है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं NSE को पिछले 30 सालों में भारत को इस मुकाम पर लाने में निभाई गई भूमिका के लिए बधाई देना चाहता हूं और ये भी इंश्योर करना चाहता हूं कि अगले 30 सालों में हम वहां पहुंचेंगे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे यकीन है कि ये दुनिया भर में भारत के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरा मैसेज यही होगा कि लगातार आगे बढ़ते रहें तथा फाउंडर्स के विजन पर बने रहें, यानी मिस्टर नाडकर्णी और डॉक्टर RH पाटिल। अब समय आ गया है कि NSE नाटकीय ढंग से इंडिया को फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में सोचे। NSE, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस 30 साल की जर्नी के लिए।
इंडिया को आप पर गर्व है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभी एम्प्लॉइज और लीडरशिप टीम के लिए मेरा बहुत बहुत हार्दिक संदेश है। आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं जो इस देश का गुमान है, और आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वहां पहुंचाया है जहां ये देश का गौरव है, ये दुनिया का गौरव है। और मैं पर्सनली पिछले 30 सालों से आपके साथ काम करने पर गर्व महसूस करता हूं। 30 की उम्र एक जवान उम्र होती है, रोमांचक उम्र होती है, और अगर आप 100 साल के सफर की बात करें तो ये शायद उस सफर की शुरुआत भर है। मेरे हिसाब से इस उम्र में आप मैच्योर होते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी यही कहेगा कि एनएससी मैच्योर हो गया है। नवंबर 2024 में एनएससी अपने ऑपरेशंस के 30 साल पूरे कर रहा है। 30 सालों में एनएससी इस देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक बन गया है। एनएसई इंडिया को वो ग्रोथ देने, वो वेल्थ बनाने और वो राष्ट्र बनने में मदद करेगा जो देश बनना चाहता है।